नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए प्रवासी साहित्यकार दिव्या माथुर जी की लिखी हुई कहानी हबशी पड़ोसन। दिव्या माथुर ब्रिटेन में बसी भारतीय मूल की हिंदी साहित्यकार हैं। कविता और कहानी दोनों विधाओं में वो समान रूप से लिखती रही हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। 1988 में हमें आवास काउंसिल ने हार्लेस्टन में एक 5 कमरों वाले बड़े घर में स्थानांतरित कर दिया, जिसके अग्रभाग में एक छोटी सी बगिया थी और पीछे एक बहुत बड़ा सा बाग। लेकिन हमारी खुशी अधिक देर तक न टिक सकी, क्योंकि यह प्रमुख रूप से अल्प शिक्षित गोरों का इलाका था। पड़ोसी रेसिस्ट थे। मैं भारतीय उच्चायोग लंदन में नौकरी कर रही थी। शहर आने जाने में घंटों लगते थे। स्कूल से लौटने के बाद बेटा बेटी घर में अकेले होते थे। आसपास गोरे बच्चों का एक गैंग था जो नियमित रूप से हमारे घर की घंटियां बजाता, दरवाजे में बनाए गए पोस्ट बॉक्स के जरिए गंदगी फेंकता, जिसे काफ़ी समय तक बच्चों ने नज़रअंदाज किया। वे मेरी मजबूरियां समझते थे। प्रतिक्रिया के अभाव में ये गैंग हमारी बैठक की खिड़कियों पर कंकड़ पत्थर मारने लगे। बच्चे जब झांक कर देखते तो वे उन्हें अपनी पैंट्स या निक्करों के नीचे खिसका कर अपने नंगे कूल्हे दिखाते। शाम को घर लौटती तो डरे सहमे बच्चों को देखकर मेरा दिल दहल जाता। पुलिस में शिकायत करूं तो कहीं वे बच्चों को और न परेशान करें। बहुत जब्त किया, पर जब पानी सिर से ऊपर हो गया तो मुझे काउंसिल को घर बदलने के लिए अर्जी देनी पड़ी। 3-3 घंटों की छुट्टी लेकर मैंने आवास दफ्तर के कई चक्कर काटे। वेतन कटा सो अलग। मेरी मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए एक एकल कामकाजी माँ की बात को वे अधिक टाल नहीं पाए। हमारा केस उन्होंने एक विशेष गृह व्यवस्था संघ को सौंप दिया, जिन्होंने जल्दी ही हमें एक मिश्रित नस्लों की नौकरी पेशा इलाके डालिस हिल के एक 3 शयन कक्ष के फ्लैट में स्थानांतरित कर दिया गया। पर यहाँ हम कम से कम सुरक्षित थे। इस फ्लैट का किराया निवासियों के वेतन के हिसाब से लिया जाता था। मैं इतनी व्यस्त रहती थी कि सालों हमें यह भी पता नहीं चला कि हमारे बिल्कुल नीचे वाले फ्लैट में कौन रहता था। सुबह सुबह हम सब घर से निकल जाते और बच्चे जो अब भी वेम्बली वाले स्कूल में ही पढ़ रहे थे 4:30 बजे लौटते और मैं 6:30 बजे। दैव योग से स्टेशन 3 मिनट की दूरी पर ही था, जहाँ से सीधी ट्रेन मेरे दफ्तर तक जाती थी। बच्चों के लिए बस यात्रा फ्री थी। लंदन में हमारा अपना पहला निवास बसने लगा था। एक शाम जब खाना पका रही थी तो दरवाजे पर घंटी सुन हम सबके कान खड़े हो गए। कौन हो सकता है? हम तो यहाँ किसी को जानते ही नहीं। दरवाज़ा खोला तो दिखाई दी एक लंबी चौड़ी काली औरत जो बड़ी खींची हुई दिखाई दे रही थी। हेलो, मेरा नाम पैट्रिशिया बुखानन है। मैं आपके नीचे वाले फ्लैट में रहती हूँ। आपके बच्चे सीढ़ी पर धम धम करते चढ़ते उतरते हैं और बाहर का दरवाज़ा भी बहुत ज़ोर से बंद करते हैं, जिससे मुझे बहुत परेशानी होती है, उसने अंग्रेजी में कहा। उसके पीछे से झांक रहा था मेरे बेटे की उम्र का एक लड़का। जीवन में पहली मर्तबा हम एक अफ्रीकन से मुखातिब थे। सड़कों और ट्रेन में हम उन्हें देखते थे, पर ऐसे आमना सामना कभी नहीं हुआ। काले रंग के बावजूद उनके चेहरे पर एक चमक थी। उनके मोटे मोटे नैन नक्श भी उनके चेहरे के अनुपात में थे। यहाँ कालों को काला कहना गाली माना जाता है, पर सभी लोग उन्हें निजी तौर पर काला ही कहते हैं। और कुछ भारतीय लोग हबशी, जिनसे दूरी बनाए रखने की हिदायतें हमें मिल चुकी थीं। सर्दियों में तो 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है और स्टेशन से बाहर आने के लिए मुझे एक सुरंग में से होकर गुजरना पड़ता था। उस वक्त मुझ पर क्या क्या न गुजरती थी, मैं ही जानती हूँ। कोशिश रहती थी कि किसी के साथ ही बाहर निकलूं, चाहे मुझे उसके संग के लिए भागना ही क्यों ना पड़े। बाहर निकलकर भी मैं सड़क के बीचों बीच चलती, ताकि कोई मुझ पर आक्रमण करे तो पड़ोसियों की निगाह में आ जाए। मुझे कुछ हो गया तो इस नए देश में बच्चों का क्या होगा? मन में ऐसी दहशत 24 घंटे रहती थी। ओह, क्षमा चाहती हूँ, मैं बच्चों को समझा दूंगी। मैंने प्रतिवाद नहीं किया। धन्यवाद, कहते हुए हबशन ने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। हम भारतीयों के धम धम करके चलने की आदत के विषय में मैं डेनमार्क में भी सुन चुकी थी, पर वहाँ हम एक अलग बेंगलो में रहते थे, इसलिए ये समस्या पहली बार सामने आई थी। भारत में घर ईंट पत्थर के होते हैं तो वहाँ आवाज़ नहीं आती, पर यहाँ 4 दीवारी को छोड़कर पूरा घर लकड़ी का होता है तो थोड़ी सी आवाज़ भी अधिक लगती है। खैर, हमने बिजली के पंजों पर चलना सीख लिया।
बाहर का दरवाज़ा भी बहुत धीरे से बंद करते खोलते, खोलते बंद करते। जरा भी शोर होता तो हम में से एक कह उठता, श्श, हबशन आ जाएगी। उन दिनों उच्चायोग में क्लैरिकल काम अधिकतर गोवा की युवतियाँ ही किया करती थीं। उनमें से अधिकतर सिगरेट और शराब पीती थीं, जो हम उत्तर से आए लोगों के लिए अचंभे की बात थी। उनमें से एक थी जूडी ब्रेगेंजा, जिससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम दोपहर का खाना साथ ही खाते थे। होली की छुट्टी पर वो हमारे घर आई। वो मुझसे गुजिया बनाना सीखना चाहती थी। उसके साथ आए उसके 2 शैतान बेटे, रॉक्सी और रॉनी। सबके चेहरों पर लाल हरा गुलाल मलने के बाद हमने गुजिया खाईं। 3 साल के बाद हमें होली मनाने का मौका मिला था। मन उल्लसित था। रात के खाने के पश्चात मैं और जूडी विभाग में चल रही राजनीति पर बहस कर रहे थे और चारों बच्चे बैठक में होली के गानों पर नाच रहे थे कि घंटी बजी। मेरा दिल बैठ गया। मैं जानती थी कि हबशन ही होगी। हमें घबराया हुआ पाकर जूडी बोली कि देखती है कौन है। मैं भी उसके पीछे ही थी जब उसने दरवाज़ा खोला। वहाँ 2 पुलिस वाले खड़े थे। घबराहट के मारे मेरा बुरा हाल था। हमारे घर में पुलिस, मोहल्ले में हमारी नाक कट जाएगी। गुड इवनिंग मैम, रियली सॉरी टू बॉदर यू, उनमें से एक बोला। इट्स परफेक्टली ऑल राइट ऑफिसर, कम इन, कहते हुए जूडी पलट के ऊपर चली आई और हमारे साथ वे दोनों भी बैठक में आ गए। हम सबके चेहरों पर लाल हरा गुलाल अब तक लगा था। आज हमारा होली का त्यौहार है ना, फेस्टिवल ऑफ कलर। जूडी टिश्यू से अपना चेहरा पोंछते हुए हंसने लगी। सॉरी वी डिस्टर्ब्ड यू ऑन योर फेस्टिवल, बट योर नेबर हैज़ कंप्लेंड ऑफ नॉइज़, उनमें से एक मुस्कुराते हुए बोला। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए, मेरे ये 2 बेटे बहुत शोर मचाते हैं। आज ये छुट्टी के मूड में हैं, पर आपको कोई शिकायत नहीं होगी। बच्चों, इनसे सॉरी कहो। रॉक्सी और रॉनी मेरे बच्चों के पीछे से झांक रहे थे। डोंट वरी, छोटे बच्चों के साथ ऐसा होता है। रात हो गई है, वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए। हम आपके नेबर को बता देते हैं कि आज आपका त्यौहार है और बहुत से बच्चे मेहमान हैं, कहते हुए वे उठ खड़े हुए। यहाँ के पुलिस वाले कितने अच्छे हैं ना मम्मी, उनके जाते ही मेरी बेटी बोली। कुछ भी प्रॉब्लम हो, बिना डरे तुम पुलिस को कॉल कर सकते हो। बच्चों और बूढ़ों के लिए तो ये लोग आउट ऑफ द वे जाकर हेल्प करते हैं। तुम सब नंबर जानते हो ना, जूडी ने कहा। 999, एक स्वर में सबने दोहराया। अगले दिन सुबह जब मैं दफ्तर के लिए निकली तो हबशन बाहर ही खड़ी थी। मैंने उससे सॉरी कहा तो मुस्कुरा दी। आई एम सॉरी, व्हेन आई सफ़र फ्रॉम माइग्रेन आई जस्ट कांट बेयर द नॉइज़, उसने बेचारगी से कहा। मैं भी 1 साल माइग्रेन से पीड़ित रह चुकी थी, इसलिए समझ सकती थी उसकी परेशानी। खैर, उसके बाद हम जब कभी एक दूसरे को देखते मुस्कुराकर हेलो कह देते। क्रिसमस पर हबशन ने जैसन के हाथ हमें एक ग्रीटिंग कार्ड भिजवाया। ये सोचकर कि पड़ोसियों से बनाकर रखनी चाहिए, मैंने भी अपने बेटे के हाथ उनके यहाँ कार्ड के साथ एक चॉकलेट का डिब्बा भी भिजवा दिया। उसके बाद जैसन जब तब बच्चों के साथ खेलने ऊपर आ जाता और फिर घर जाने का नाम ही नहीं लेता था। उसे चॉकलेट खाने और कोका कोला पीने का शौक़ था, जो शायद उसे अपने घर पर नहीं मिलते थे। मैं ये भी जानती थी कि अधिक मात्रा में कोक और चॉकलेट्स बच्चों के लिए हानिकारक हैं। वो हमारे साथ बहुत शराफत से पेश आता था और अपनी माँ की आज्ञा लेकर ही ऊपर आता था, पर बच्चों की पढ़ाई का हर्जा हो रहा था। हम किसी न किसी बहाने से उसे ऊपर आने से रोकने लगे। हमारे बाईं ओर नीचे के फ्लैट में एक वृद्ध जोड़ा, मिस्टर और मिसेस लेग, आगे की छोटी सी बगिया में आराम कुर्सियों पर बैठे पूरे मोहल्ले पर नज़र रखते थे। शनिवार को जब मैं शॉपिंग के लिए निकली तो मिसेस लेग ने मुझे इशारे से अपने घर के अंदर आने को कहा। उनकी बैठक में पहुंची तो देखा चारों तरफ गुड़ियाँ ही गुड़ियाँ सजी थीं, सभी पिंक ड्रेस में। छोटा सा एक डॉल म्यूज़ियम। मिसेस लेग ने मुझसे संतरे के जैम की एक बोतल का ढक्कन खोलने को कहा तो मैंने देखा कि उनकी उंगलियों पर गांठें थीं। उन्हें चलने में भी काफ़ी तकलीफ़ थी। बातों बातों में उन्होंने मुझे हबशन अर्थात पैट्रिशिया की पूरी जीवन कथा बता दी। पैट नर्स है, रात बिरात घर आती है। उसका पहला पति बीते के रख रखाव के लिए कुछ नहीं देता। उसका नया बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है। बेटा गंदे लड़कों की सोबत में बिगड़ गया है, इत्यादि। मैं भी 2-1 बार जैसन को स्मोक करते देख चुकी थी। हबशन का बॉयफ्रेंड सचमुच गबरू जवान था, हबशन से भी ऊंचा, तगड़ा, बेहद हैंडसम। उन दिनों हबशन के मुख पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी।
हर शनिवार को मैं शॉपिंग के लिए निकलती तो मिस्टर एंड मिसेस लेग मुझे अपने पास बुला लेते और अपनी इकलौती बेटी और उसके परिवार के विषय में सूचनाएं देते। उनके फ़ोटोज़ और उनके द्वारा भेजे ग्रीटिंग कार्ड्स दिखाते। अधिकतर वे मुझे आसपास के लोगों के विषय में बताते रहते, किनके घर कौन आया कौन गया, जैसन ने क्या क्या किया। शिष्टाचारवश मैं हाँ या ना में अपना सिर हिलाती रहती। मिसेस लेग, जो पति से 3 वर्ष बड़ी थीं, ने जब मुझे बताया कि उनकी 100वीं वर्षगांठ पर महारानी एलिजाबेथ उन्हें बर्थडे कार्ड भेजेंगी तो मुझे एहसास हुआ कि पति पत्नी दोनों की उम्र काफ़ी थी। जहाँ मिसेस लेग का बदन काफ़ी भारी था और वो कई बीमारियों से ग्रस्त थीं, वहीं मिस्टर लेग पतले दुबले चुस्त दुरुस्त घर का पूरा काम संभालते थे। उन्हें भारतीय खाना पसंद था तो हर शनिवार को मैं लंच बनाकर उन्हें दे आती। वे बड़े खुश होते। इस बार जब मैं मिसेस लेग के घर गई तो उन्होंने मुझे आगाह किया कि जैसन अब चोरी भी करने लगा है। जैसन को हमारे घर के चक्कर लगाते हुए देख चुकी थी। एक दिन उन्होंने पुलिस से फ़ोन कर उसकी शिकायत भी कर दी थी, जिसके विषय में हबशन को पता चल गया था और वो बहुत नाराज़ हुई थी। मुझे फिक्र हुई क्योंकि हमारा घर तो पूरा दिन खाली ही रहता था। एक बार तो सुबह मैं दरवाज़ा बंद करना ही भूल गई थी। वो तो भला हुआ कि हबशन ने देख लिया। घंटी बजाने पर जब कोई नीचे नहीं आया तो उसने बंद कर दिया। जब मैं मिसेस लेग के घर से लौटी तो दरवाजे पर हबशन खड़ी थी। उसने मुझे मिसेस लेग के घर से निकलते देख लिया था। तो उस मैड काऊ से तुम्हारी दोस्ती हो गई है? वे बहुत बूढ़े हैं, मैं कभी कभी उनके लिए खाना बना देती हूँ, मैंने डरते हुए कहा। अच्छी बात है, पर वो बहुत चुगलखोर है। मैं जानती हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे इन 2 पड़ोसियों की तकरार बढ़ती चली गई। हबशन और उसके दोस्त मिसेस लेग को मैड काऊ कहते और मिसेस लेग हबशन को भैंस कहकर संबोधित करती। गाय भैंस से एक साथ दोस्ती निभाना कठिन था। मैं दोनों से बचकर रहने लगी। हबशन आखिर माँ थी, खुद चाहे जैसन को मारे पीटे, मजाल है कोई और उसके बारे में कुछ कह दे। जैसन जब भी दिखाई दे जाता मुझे आशा से देखता कि मैं उसे घर आने को कहूँ, पर मैं इन सब के चक्करों में नहीं पड़ना चाहती थी। हमने बाहर के दरवाजे पर डबल लॉक लगवा लिया। महीनों गुजर गए, मैंने पड़ोसियों की खबर नहीं ली। मुझे एक पार्ट टाइम नौकरी भी मिल गई थी। बच्चों के इम्तिहान भी चल रहे थे। हम सब बेहद व्यस्त थे। एक सुबह मैं दफ्तर के लिए निकली तो देखा मिसेस लेग को एम्बुलेंस में चढ़ाया जा रहा था। वो बाथरूम में गिर गई थी। हाल चाल लेने के लिए मैंने दफ्तर से मिस्टर लेग को फ़ोन किया तो उनकी बेटी ने उठाया, जो उन्हें अपने घर ले जाने के लिए आई थी। उसने बताया कि मिसेस लेग को अब नर्सिंग होम में ही रहना होगा। मैंने उसे तसल्ली दी कि मैं मिसेस लेग से हफ्ते में 2-1 बार मिलाया करूँगी। वो बहुत अनुग्रहित थी। उसने मुझे अपना और नर्सिंग होम का फ़ोन नंबर और पते लिखवा दिए। शनिवार की दोपहर को मिसेस लेग के लिए लंच लेकर मैं नर्सिंग होम पहुंची तो क्या देखती हूँ कि हबशन मिसेस लेग को अपने मजबूत हाथों का सहारा देकर खड़ा करने के प्रयत्न में थी। डियर, मैं बिल्कुल खड़ी नहीं हो सकती। मिसेस लेग की आंखों में बेबसी के आंसू बह निकले। मिसेस लेग, मैं वादा करती हूँ कि आपको गिरने नहीं दूंगी। आपको प्रयत्न करना होगा। बिल्कुल मिसेस लेग, पर आप पूरा भरोसा कर सकती हैं और फिर आपको महारानी एलिजाबेथ के कार्ड मिलने तक तो टिप टॉप रहना है ना? मैंने टिश्यू से उनके आंसू पोंछते हुए कहा। मिसेस लेग और पैट्रिशिया दोनों मुस्कुराने लगीं। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका दिव्या माथुर जी की लिखी हुई एक छोटी सी खूबसूरत कहानी हबशी पड़ोसन। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं। नमस्कार।